कोई एक स्टूडेंट मुझे ये बताओ कि कल हम लोग क्या कर रहे थे, क्या क्या पढ़ा था, टॉपिक्स के नाम बता दो। बेटा टॉपिक्स नेम बताना जो कर चुके हैं। सर आइडियल गैस, सर काइनेटिक थ्योरी, ओके एंड सर बॉयल्स लॉ। ठीक है, बस ये तीन ही करे थे हमने। आइडियल गैस की यस डेफिनेशन लिखी थी, आई थिंक सो। आइडियल गैस की डेफिनेशन लिखी थी। और एक हमने काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी में क्या लिखवाया था मैंने आपको? सर दैट इट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स क्लर्क एंड मैक्सवेल। ओके, एनी अदर लाइन इन काइनेटिक थ्योरी? सर बस यही था कि किन किन ने डेवलप किया था। ठीक है, और उसके बाद आइडियल गैस की डेफिनेशन एंड देन बॉयल्स लॉ, यही करवाया था। यस सर। ओके, आइडियल गैस के लिए कंडीशंस तो लिख ली थी कि कोई भी गैस जो ये कंडीशंस फुलफिल करे। तीन यस कंडीशंस सर। हैं। ओके ठीक है, अब उससे आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा बच्चे, आप सोच रहे होंगे काइनेटिक थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ये काइनेटिक थ्योरी असल में बता क्या रही है? तो काइनेटिक थ्योरी हमें गैसेस का बिहेवियर बताती है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी हमें गैसेस का बिहेवियर बताती है कि गैसेस कैसे कैसे बिहेव करती हैं। तो वो तो हमें काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन कर ही रही है, धीरे धीरे आपको समझ आएगा अलग कि गैस का बिहेवियर कैसा है। वो रियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। दिस एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय काइनेटिक थ्योरी। तो बच्चे हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़ रहे थे। बॉयल्स लॉ में मैंने लास्ट में आपको एक लाइन लिखवाई होगी, सबसे लास्ट में, कि एट हाई टेम्परेचर जो हमारी रियल गैस है इट बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, ऐसा लिखवाया था। यस सर। यस सर। चलो बेटा हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ल्स लॉ। बेटा 1783 में ये लॉ आया। ये कुछ गैस लॉज हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। 1783 में ये लॉ आया, इसको कहते हैं चार्ल्स लॉ। ये सारे गैसेस के लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये-लुसेक लॉ। केमिस्ट्री में आपने शायद पढ़े भी होंगे। तो नाउ आई एम कमिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है बच्चे? चार्ल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बेटा यहाँ पे टी क्या है? टी को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे गैस का, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से गैस की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। कंडीशन क्या है कि अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर को डबल किया तो बेटा वॉल्यूम भी डबल हो जाएगी सेम अमाउंट से। अगर इसको डबल किया ये भी डबल हो जाएगा, बट कंडीशन ये है कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। जिसको हम लोग कहते हैं बच्चे चार्ल्स लॉ, कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नाउ बेटा अगर हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा, यहाँ इक्वल टू आएगा, इक्वल टू के साथ कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट को वहीं रहने दो, टी को नीचे ले आओ, तो v बाई टी कांस्टेंट है, और वी कैन से दैट v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2। जबकि बॉयल्स लॉ क्या कह रहा था, आओ रिवाइज कर लें उसे भी। ये तो चार्ल्स लॉ है, ये लिखना है आपने। बॉयल्स लॉ आप कर चुके हैं, बट मैं एक बार के लिए आपको रिवाइज करा रहा हूँ। बेटा बॉयल्स लॉ क्या कहता था? बॉयल्स लॉ कहता था कि आप अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है
बॉयल्स लॉ कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है तो वॉल्यूम और प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वो ये कहता था। ठीक है बच्चों, याद है ना सबको? यहां तक समझ आ गया? So, नाउ अगर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक ग्राफ बनाएं, अब हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे बेटा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कांस्टेंट प्रेशर पर। इस एक्सिस पे हमने वॉल्यूम लिया, इस पे टेम्परेचर लिया, प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि जब दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो बच्चे ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ग्राफ बनना चाहिए स्ट्रेट लाइन जो आइडियली ग्राफ बनना चाहिए दैट इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लेकिन बन कैसे रहा है? थ्योरेटिकल ग्राफ ऐसा होना चाहिए, आइडियली हमारा ग्राफ ये होना चाहिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आइडियली बच्चे दिस इज आइडियल गैस, अगर हमारी गैस आइडियल है तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए लाइन, क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता बच्चे, प्रैक्टिकली ग्राफ में थोड़ी सी वेरिएशन आती है। प्रैक्टिकली देखा गया है कि ग्राफ कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ कुछ इस तरह से है। ये रियल गैस है, ध्यान से बनाना है इसे, और वीडियो पे अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखना। तो प्रैक्टिकली देखा गया कि ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा इसमें कर्व है, और हाई टेम्परेचर पे जाकर, ये रियल गैस के लिए बनाया बच्चे, जो डॉटेड ग्राफ है दिस इज फॉर रियल गैस। तो हमें फिर से समझ आ रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस जैसा होता जा रहा है, बिकॉज ये ग्राफ जो है रियल गैस का डॉटेड ग्राफ, ये आइडियल गैस के ग्राफ के साथ मीट कर जाएगा हाई टेम्परेचर पर जाकर। मतलब अगेन द सेम कंक्लूजन कि हाई टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चे? समझ आ रहा है आपको? यस और नो? yes, sir. यस सर। शाबाश। तो आइडियल कौन कह रहा है बच्चे? आइडियल ये चार्ल्स लॉ है, मैंने बताया ना गैस लॉस को फॉलो करती है आइडियल गैस। तो जो चार्ल्स लॉ कहता है वो कहता है स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन जब हमने रियल गैस ली, एक्चुअल में जब हमने गैस ली तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं था, थोड़ा सा कर्व था हल्का सा, लेकिन हमने देखा कि हाई टेम्परेचर पे जाके वो आइडियल गैस के ग्राफ के साथ मैच कर गई। तो फिर से सेम कंक्लूजन, एट हाई टेम्परेचर रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस के जैसा है। एट हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, वन एंड सेम थिंग। तो लिख लेना, एट हाई टेम्परेचर, at high temperature again real gas behaves like ideal gas, real gas behaves like ideal gas। लिख लो फटाफट। तो ये हो गया अपने पास हाई टेम्परेचर पे जाके, दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। ना बच्चे फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया? बॉयल्स लॉ हमने पढ़ लिया, चार्ल्स लॉ हमने पढ़ लिया, यहां से हमारे कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हाई टेम्परेचर्स पर, एट हाई टेम्परेचर्स ऑल गैसेस, बट आई मीन रियल गैसेस, जितनी भी गैसेस हैं, ऑल गैसेस ओबेज गैस लॉज। हाई टेम्परेचर पर सारी गैसेस गैस लॉज को फॉलो करती हैं, मतलब वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं जितनी भी गैसेस हैं। बस कंडीशन ये है कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए। वैसे एक कंडीशन और होती है कि प्रेशर लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, बट द मेन कंडीशन इज टेम्परेचर। तो इसलिए आप इसको ही याद रखो। बट हाँ, दिमाग में दूसरे साइड पे ये भी रखना कि प्रेशर भी कम होगा, लो हाई टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर अपने आप कम हो जाता है, वो आपको थोड़ी देर में समझ आ ही जाएगा। तो दिस इज मेन कंडीशन। इज इट क्लियर बच्चों? बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ? Yes, so
चलो इसको नोट कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलेंगे। नोट कर लो। वैसे एक लॉ और होता है, प्रेशर लॉ कहते हैं उसे। पर वो हमारे काम का नहीं है, इसलिए मैं वो करवा नहीं रहा हूँ। गेलुसैक लॉ है बेटा, गेलुसैक लॉ है, आपने पढ़ा भी होगा कभी केमिस्ट्री में, शायद पढ़ा है सबने गेलुसैक लॉ। चलो आगे चलते हैं। नाउ बेटा हेडिंग लगाओ, आइडियल गैस इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज होनी है ये। आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे किसके लिए? फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। मतलब हमने आइडियल गैस का अमाउंट कितना लिया? हमने आइडियल गैस 1 मोल ली। आइडियल गैस जो हमने कंसीडर की, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लिया, और उसके लिए अब हम लोग इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। तो बेटा इसके लिए लगा दो, शुरू हो जाओ। कंसीडर, कंसीडर एन आइडियल गैस, कंसीडर एन आइडियल गैस having initial state, consider an ideal gas having initial state, having initial state P1, V1 and T1, and final state, and final state T2, V2 and T2। मतलब ये तो शुरू में जो हमने आइडियल गैस ली, शुरू में उस आइडियल गैस का जो प्रेशर था P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। फाइनली उस गैस का प्रेशर बन गया P2, वॉल्यूम बन गया V2, टेम्परेचर बन गया T2। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये हमें स्टेट बताती है। आपको तो पता ही, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये पैरामीटर्स बताते हैं कि क्या स्टेट है। तो हमने जो आइडियल गैस ली उसकी इनिशियल स्टेट ये रही, फाइनल स्टेट ये रही। अब इस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गैस अपने आप तो नहीं पहुंची बेटा, इस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गैस अपने आप नहीं पहुंची, हमने पहुंचवाई है। हम लोग इसको जो है प्रोसीड कर रहे हैं, इसको यहां से यहां लेके जा रहे हैं। लेकिन कैसे चेंज किया इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट में, उसके लिए हमने 2 स्टेप्स को यूज किया। आगे लिखो, लेट initial state, let initial state is changed to final state, let initial state is changed to final state in 2 steps, initial state is changed to final state in 2 steps, 2 steps को फॉलो किया। नंबर 1 स्टेप नंबर 1, एट कांस्टेंट, पहले स्टेप में हमने क्या किया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने क्या किया, हमने प्रेशर चेंज किया। फर्स्ट स्टेप, एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure is increased, or you can say that pressure is changed from P1 to P2। हमने प्रेशर बढ़ा दिया, P1 से P2 कर दिया। मतलब जो फर्स्ट है बेटा उसमें हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे कौन सा लॉ लगता है, मतलब हमने बॉयल्स लॉ यूज किया। इन शॉर्ट बोले, यूजिंग बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ को यूज किया। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने प्रेशर चेंज कर दिया P1 से P2 तक, एंड बेटा वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। तो यूजिंग बॉयल्स लॉ वी कैन से दैट अगर प्रेशर चेंज हो गया P1 से लेके P2 तक, तो
therefore volume changes from and hence volume changes from V1 to V2 dash. वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2 डैश. V2 डैश सिंबल दे रहा हूं ऐसे ही. तो बेटा किया क्या हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा पहले. तो क्या हो गया देखो ध्यान से, हमारी स्टेट देखना ध्यान से. प्रेशर था P1 पहले, वॉल्यूम थी V1 और टेम्परेचर था बच्चे T1. तो यहां से हमने इसमें क्या किया, टेम्परेचर को तो चेंज नहीं किया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं. टेम्परेचर तो टेम्परेचर T1 का T1 ही रहा. हमने प्रेशर बदल दिया, प्रेशर P1 से P2 पहुंच गया, प्रेशर P1 से P2 में चला गया और बची वॉल्यूम. जब हमने प्रेशर को चेंज किया तो बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर अगर P1 से P2 चेंज हो गया तो वॉल्यूम भी चेंज होगी पक्का, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो हमने कहा कि वॉल्यूम V1 चेंज होके बन गई वॉल्यूम V2 डैश. तो अभी गैस की ये वाली स्टेट आ गई. यहां तक समझ गए बच्चे? गैस की इनिशियल स्टेट से हम इस वाली स्टेट में आ गए, बीच वाली स्टेट में. तो आप ऐसे कह सकते हो दिस इज इनिशियल स्टेट एंड दिस इज इंटरमीडिएट स्टेट. ये इनिशियल स्टेट है और ये इंटरमीडिएट स्टेट है, बीच में हम लोग यहाँ पहुंच गए. स्टेप नंबर 2 क्या किया? स्टेप नंबर 2 फॉलो करेंगे अब बच्चों. स्टेप नंबर 1 तक किसी को कोई डाउट? स्टेप नंबर 1 तक एनी डाउट? No, sir. ओके. नाउ No. स्टेप नंबर गुड. अब हमने फिर से यहां से लेके यहां तक तो पहुंच गई स्टेट. अब इसके बाद हमने क्या किया, अब हमने किया एट कांस्टेंट प्रेशर. अब की बार प्रेशर कांस्टेंट कर दिया. स्टेप नंबर 2 पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया. एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर को चेंज कर दिया. टेम्परेचर इज चेंज्ड फ्रॉम T1 टू T2. इस बार हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया. अभी टेम्परेचर T1 चल रहा था तो हमने उसको चेंज कर दिया T1 से T2 तक. प्रेशर को कांस्टेंट रखा, अभी प्रेशर P2 चल रहा है वो वही रहेगा. अब बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे कौन सा लॉ लगता है? कांस्टेंट प्रेशर पे हमने अभी पढ़ा है, चार्ल्स लॉ लगता है. बेसिकली कर क्या रहे हैं, स्टेप नंबर 1 में हम बॉयल्स लॉ की हेल्प ले रहे हैं, स्टेप नंबर 2 में चार्ल्स लॉ की हेल्प ले रहे हैं. क्या करने के लिए? स्टेट को चेंज करवाने के लिए. यहां से यहां तक लेके जाना है स्टेट को. वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ 2 स्टेप्स, वन इज बॉयल्स लॉ, अनदर इज चार्ल्स लॉ. तो कांस्टेंट प्रेशर पे हमने टेम्परेचर चेंज किया T1 से लेके T2 तक. चार्ल्स लॉ कहता है टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगी, क्योंकि दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो बेटा एंड हेंस इसको चेंज होने की वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हो गई. एंड हेंस वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V2 डैश टू V2. एंड हेंस वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V2 डैश टू V2. वॉल्यूम V2 डैश से V2 में चेंज हो गई. अब वॉल्यूम भी चेंज होगी बच्चे. तो व्हाट वी कैन से, अभी इस स्टेट में थे, हमारी अभी जो स्टेट चल रही थी वो थी P2 V2 डैश और T2, ये स्टेट थी. यहां से बच्चे चेंज हो गई. अब प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है तो P2 ही रहा. V2 डैश क्योंकि हमने टेम्परेचर जो है, यहाँ टेम्परेचर बच्चे T1 था, टेम्परेचर T1 से चेंज करके T2 कर दिया. तो जैसे ही हमने टेम्परेचर चेंज किया, चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम चेंज हो जाएगी. तो वॉल्यूम चेंज होगी V2 डैश से V2 तक. एंड दिस इज फाइनल स्टेट. तो आप ऐसे समझो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, दिस इज इनिशियल स्टेट, ये बीच वाली स्टेट है इंटरमीडिएट स्टेट, इसको लिखो इंटरमीडिएट स्टेट. ये वाली हमारी इंटरमीडिएट स्टेट थी और इंटरमीडिएट स्टेट से हम लोग अल्टीमेटली 2 स्टेप लगा कर फाइनल स्टेट में पहुंच गए बच्चे. तो इस तरह से हमने गैस की स्टेट चेंज करवाई इनिशियल से फाइनल तक. अब जिसको नहीं समझ में आ रहा वो एक बात का ध्यान दें यहाँ पे साइड में. बेटा स्टार्टिंग में वॉल्यूम V1 थी,
फिर वॉल्यूम चेंज होके V2 डैश बन गई, फिर दोबारा वॉल्यूम चेंज होके V2 बन गई। स्टार्टिंग में प्रेशर P1 था, प्रेशर चेंज होके बच्चे P2 बन गया, फिर हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहा तो P2 का P2 ही रहा। स्टार्टिंग में टेम्परेचर T1 था, कोई चेंज नहीं हुआ, और उसके बाद टेम्परेचर चेंज होके T2 बन गया। ये मैं बात कर रहा हूँ स्टेप नंबर 1 की, और यहाँ बात हो रही है स्टेप नंबर 2 की। अब देखो स्टेप नंबर 1 में हमने लगाया बॉयल्स लॉ, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो T1 ही रहा। स्टेप नंबर 2 में हमने लगाया चार्ल्स लॉ, तो प्रेशर कांस्टेंट है। स्टेप नंबर 2 में P2 ही रहा, बाकी चेंज हो रहा है। लेकिन इन दोनों लॉज में वॉल्यूम कभी कांस्टेंट नहीं रही, वॉल्यूम हमेशा चेंज हो रही है। तो वॉल्यूम स्टेप 1 में भी चेंज हुई V1 से V2 डैश, और स्टेप 2 में भी चेंज हुई V2 डैश से V2 में। बच्चों समझ आया क्या किया? यस और नो? Yes, sir. Yes. तो इसे फटाफट नोट कर लो। फाइनली हम लोग अब इक्वेशन निकालेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। 1 मोल आइडियल गैस है हमारे पास, उसके लिए हम लोग इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। तो हमने ये स्टेप्स फॉलो किए हैं। जब हो जाए तो मुझे बता देना, मैं रब कर दूंगा। So done. हो गया सबका? No, sir. Please wait. ओके। Done, sir. ओके बच्चों, तो फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब जो हमने स्टेप नंबर 1 यूज किया, अब वहीं से हम लोग कॉन्सेप्ट उठाते हैं। तो बेटा यूजिंग बॉयल्स लॉ, मतलब जो हमारा स्टेप नंबर 1 है, यूजिंग बॉयल्स लॉ, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या कहा कि हमारी जो स्टेप नंबर 1 में यहाँ से, अब अगर आपके पास, क्योंकि आपकी नोटबुक तो नीचे चल रही होगी, तो स्टेप नंबर 1 से यहाँ, और स्टेप नंबर 1 से एरो लगा दो यहाँ तक। यूजिंग बॉयल्स लॉ, हम लोग कह सकते हैं, बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 डैश, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 डैश। स्टेप नंबर 1 पे लगा रहे हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल रहेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। तो बच्चे यहाँ से V2 डैश निकाल लेंगे, यहाँ से हमारे पास V2 डैश की वैल्यू आएगी P1 V1 डिवाइडेड बाई P2, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद यहाँ से जो बच्चे हमारा स्टेप नंबर 2 है जिसमें चार्ल्स लॉ है, यहाँ से एक एरो लगा दो, और यहाँ पे फिर लिखो यूजिंग चार्ल्स लॉ। अब यहाँ चार्ल्स लॉ यूज किया था हमने, यहाँ पर हमने बच्चे चार्ल्स लॉ यूज किया था स्टेप नंबर 2 में। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, कौन बताएगा स्टेटमेंट? चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? कौन सी रेशियो कांस्टेंट है? Pressure. Pressure and temperature. नहीं नहीं बच्चे, प्रेशर एंड टेम्परेचर नहीं है कांस्टेंट। नहीं नहीं, कोई गलत कह रहा है अभी। Only pressure. ओनली प्रेशर इज कांस्टेंट। बच्चे चार्ल्स लॉ में सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट है, अपनी नोटबुक देखो जो लिखा है पीछे, चार्ल्स लॉ में सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट है। अगर बच्चे प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सी रेशियो कांस्टेंट आ रही है? रेशियो कांस्टेंट आएगी वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर।
वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर रेशो कांस्टेंट है, V अपॉन T कांस्टेंट है ना। देखो स्टेटमेंट देखो जाके। Yes, यस sir. तो बेटा यहाँ पर वॉल्यूम देखो, चार्ल्स लॉ पे वॉल्यूम है V2 डैश, टेम्परेचर है T1, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं V2 डैश डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T1, यानी वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर रेशो यहाँ पर आएगा V2 बाई T2 इज इक्वल टू V2 बाई T2। बच्चे ये समझ आ रहा है मैंने कैसे लिखा? ये समझ आ रहा है सबको? यस नो बोलेंगे सारे। ये चीज समझ आ रही है सबको? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मैं क्या समझू? नहीं आ रहा समझ? बेटा बोलते क्यों नहीं है आप? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। No, sir. नहीं आ रही समझ? ओके देखो बेटा, अगर आप स्टेटमेंट्स को देखोगे ना, बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, ये बॉयल्स लॉ कहता है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, ये जो रेशो है ये कांस्टेंट है। क्या मैं ये सही लिख रहा हूँ? चेक करो अपनी स्टेटमेंट, पहले ये चेक करो। बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। चेक करो बच्चों, ये बात सही है ना? Yes, तो मैं sir. अब फर्स्ट स्टेप पे बच्चे बॉयल्स लॉ लगा था, फर्स्ट स्टेप पे बॉयल्स लॉ लगा था। तो यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम क्या है? ये रहा प्रेशर P1, वॉल्यूम है V1। यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम है P2 और V2 डैश, पर इनका प्रोडक्ट तो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, बॉयल्स लॉ कहता है। इसलिए मैंने लिखा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 डैश इज इक्वल टू P2 V2 डैश, ये लिखा मैंने बॉयल्स लॉ में। फिर आते हैं चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम अपॉन अपॉन टेम्परेचर ये कांस्टेंट होता है। अब देखते हैं यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है। यहाँ वॉल्यूम V2 डैश है, टेम्परेचर है T1, तो इसलिए मैंने लिखा V2 डैश अपॉन T1, क्योंकि वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर देखना है। यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर है V2 और T2, तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर है V2 और T2। अगर ये कांस्टेंट है वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, तो ये इक्वल होने चाहिए। समझ में आई बात? यस और नो सारे बोलो। Yes. Yes. Yes, sir. शाबाश। तो ये बच्चे बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। एक जगह हमने बॉयल्स लॉ लगाया, एक जगह चार्ल्स लॉ लगाया, बॉयल्स लॉ लगाया और चार्ल्स लॉ लगाया। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। यहाँ से अभी हमने सेकंड इक्वेशन निकालनी है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन तो निकल गई, सेकंड इक्वेशन हमने निकालनी है। तो बेटा यहाँ से भी V2 डैश निकालोगे, यहाँ से V2 डैश आएगा, T1 उधर जाकर मल्टीप्लाई V2 इंटू T1 डिवाइडेड बाई T2, तो ये जाकर हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में V2 डैश है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट P1 V1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 T1 बाई T2। इन दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि इनकी लेफ्ट साइड सेम है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये T1 नीचे शिफ्ट कर दिया और ये P2 ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो बेटा हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। ये P2 चला गया ऊपर, T1 आ गया नीचे। और यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि PV बाई T ये कांस्टेंट आ रही है वैल्यू। अगर बच्चे P1 V1 बाई T1 P2 V2 बाई T2 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ये कांस्टेंट है। यस और नो बच्चों, समझ आ गया? ये चेक करो। Yes, sir. ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है PV बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर बच्चे ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, लिख लो, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस
कांस्टेंट, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, क्योंकि ये आर के इक्वल है। और बेटा पी बी बाई टी इज इक्वल टू आर, आर यहाँ पे अपना कांस्टेंट है जिसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है पी बी डिवाइडेड बाई टी इंटू आर, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। इसको बोलते हैं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, और 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के 1 मोल के लिए ये है इक्वेशन। बच्चों समझ आ गया? दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। अगर हमारे पास आइडियल गैस का अमाउंट 1 मोल है तो उस आइडियल गैस के लिए हमारी जो इक्वेशन बैठेगी वो ये बैठेगी कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और दैट कांस्टेंट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। बच्चे कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल आर की वैल्यू होती है 8.31। कैपिटल आर की वैल्यू होती है 8.31 ही होती है जूल, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, मोल -1 के -1। तो दिस इज एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू आएगी 8.31 जूल मोल -1 के -1। बाकी इसकी और भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं अलग अलग यूनिट्स में, लेकिन हमारी फिजिक्स में अपना काम इसी वैल्यू से है, 8.31 से। बच्चों यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट इन एनी पार्ट प्लीज आस्क। कोई डाउट नहीं? चलो शाबाश। तो ये होगी आइडियल गैस। ये तो 1 मोल के लिए है, दिस इज फॉर 1 मोल। बेटा ये आइडियल गैस है 1 मोल के लिए, और 1 मोल के लिए ये है। अगर मेरे पास n मोल्स हो आइडियल गैस के, इफ आई हैव n मोल्स ऑफ आइडियल गैस, बेटा नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अभी तो 1 मोल के लिए है। अब ऑब्वियसली हमारे पास जो असल में हमारे पास गैसेस 1 मोल तो नहीं होंगी। सपोज वी हैव अ गैस और उसका अमाउंट है n मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब 2 3 4 n ले लिया हमने, जनरली बात कर रहे हैं। तो इफ वी हैव, ये नोट कर लो, जो इक्वेशन हमने लिखी है वो 1 मोल के लिए है बच्चे। इफ वी हैव n number of moles, if we have n number of moles of an ideal gas, then ideal gas equation is given by, then ideal gas equation is given by PV by T is equal to n times of R। तो बच्चे क्या करेंगे, इस R के साथ n को मल्टीप्लाई कर देंगे। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। यहाँ पर हमारी इक्वेशन है PV by T इज इक्वल टू R। तो R के साथ अगर मैं n मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मुझे n मोल्स के लिए मिल जाएगा। ऑब्वियसली अगर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस 1 इंटू आर है, यानी सिंपल R है, तो n मोल्स के लिए होगा n टाइम्स ऑफ R। तो दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, PB इज इक्वल टू n इंटू R इंटू T, ऐसे भी लिखते हैं, PB इज इक्वल टू n इंटू R इंटू T। कोई डाउट बच्चे? एनी डाउट स्टूडेंट्स? Sir. तो ये हो गई हमारे पास n मोल्स के लिए। 1 मोल के लिए ये रही, n की जगह 1 डाल देना, तो PV इज इक्वल टू R इंटू T आ जाएगा। अगर हमारे पास n मोल्स हैं तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा यूज होगी। हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया आज। कैसे डिराइव किया याद रखना, हमने आइडियल गैस ली, उसको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में लेके गए। लेकिन कैसे लेके गए? 2 लॉ लगा के लेके गए। एक तो हमने यूज किया बॉयल्स लॉ, फिर हमने यूज किया चार्ल्स लॉ। इस तरह से हमने 2 स्टेप्स में उसको, उसकी स्टेट को चेंज करवाया। पहले बॉयल्स लॉ लगाया, फिर चार्ल्स लॉ लगाया, और इस तरह से हमने ये इक्वेशन निकाल दी, आइडियल गैस इक्वेशन।
for 1 mole as well as for n number of moles. अब कई बार क्या होते हैं कि हमें नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ समटाइम्स वी आर गिवन विद चलो बाकी हम कल बताएंगे, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं बच्चों। आइडियल गैस इक्वेशन हो गई आपकी स्टार्ट। इसके बाद इससे रिलेटेड हमने कुछ और भी करना है, बहुत कुछ लाइक अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, धीरे धीरे, वो अगली क्लास में करते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ पूछना है?